हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कंप्लीट करने वाले इथाइलिन को, जो कि अपना लास्ट ऑफ द 5 पीजीआरस है, और कुछ रिलेटिव रोल्स भी देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। ठीक है, सो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप दैट ये लास्ट लेक्चर को भी आप सिंसियरली लोगे और इसके नोट्स भी आप बनाओगे। ठीक है, सो इथाइलिन का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। इथाइलिन आप याद रखो, इथाइलिन इज नथिंग बट इथीन। ठीक है, इथाइलिन क्या है? इट इज नथिंग बट इथीन। और इथीन तो आप समझते ही हो, CH2। ठीक है, इथीन। और ये गैस है। ठीक है, सो नॉर्मल कंडीशंस पे ये क्या होती है? गैस है, सो इट इज गैशियस। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ये वोलाटाइल है। ठीक है, और ये सिंपल है। इनफैक्ट यू कैन से कि ये सिंपलेस्ट पीजीआर है, सिंपलेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इन टर्म्स ऑफ इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इथाइलिन और इथीन इज अ गैशियस, वोलाटाइल और सिंपलेस्ट पीजीआर। ये इसका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, ये जो इथाइलिन है ये बनाता कौन है? फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, तो जो ग्रोइंग एपाइसेस होते हैं उनके अंदर ऑक्सिन बनता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा कि जो रैपिड डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनके अंदर साइटोकाइनिन बनता है। सो आवर क्वेश्चन इज कि एक्चुअली इथाइलिन कहाँ बनता है? ठीक है, सो इथाइलिन का जो सिंथेसिस की लोकेशन है वो टिश्यू जिसमें सेनेसेंस हो रही है, या तो वो टिश्यू जिसके अंदर राइपनिंग हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखो यहाँ कहाँ बनता है, मैं लिख दे रहा हूं, सिंथेसाइज्ड इन पार्ट्स अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग। तो जहां पे पार्ट में बहुत सेनेसेंस आ गई है, मतलब प्लांट का पार्ट बहुत मेच्योर हो गया है, सो मेच्योर प्लांट पार्ट में एब्सिशन की टेंडेंसी है। ठीक है, सो ऐसा प्लांट पार्ट जहां पे एब्सिशन होना है, मतलब प्लांट के पार्ट को गिर जाना है, उसका समय पूरा हो जाना है। ठीक है, वहां पे सेनेसेंस के पार्ट पे एंड राइपनिंग, मतलब ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर राइपनिंग हो रही है, पक रहे हैं जो फल, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो वो फ्रूट्स जहां पे राइपनिंग हो रही है वहां पे बनता है इथाइलिन, और वो पार्ट जो सेनेसेंट है जिनका एब्सिशन हो रहा है वहां पे इथाइलिन बनता है। डू यू रिमेंबर, हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल अकाउंट में कि H कजन्स ने डिस्कवर किया था इथाइलिन को एज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, जो कि राइपेंड ऑरेंजेस से इनफैक्ट निकल रहा था। राइपेंड ऑरेंजेस से गैस निकल रही थी जो अनराइप बनानास की राइपनिंग करा रही थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइपेंड ऑरेंजेस से, मतलब पके हुए ऑरेंजेस से गैस निकल रही थी इथाइलिन, जो कि कच्चे बनानास की मेच्योरिटी करा रही थी, जल्दी करा रही थी। ठीक है, सो वो हिस्टोरिकल अकाउंट था। आज लेक्चर 8 में इथाइलिन को प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बताना है इसके बारे में, सो प्लीज बियर विथ मी। इथाइलिन और इथीन इज अ सिंपलेस्ट पीजीआर। इट इज अ गैस बिकॉज इट इज volatile, and it is simply CH2. It is synthesized in parts of plant which are mature, which are undergoing senescence and which have to undergo abscission। जो मेच्योर पार्ट है जिनको गिरना है, और फ्रूट राइपनिंग के टाइम भी ये बनता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इथाइलिन का जो प्लांट पे इफेक्ट है वो ग्रोथ प्रमोटिंग भी है, जो ये सारे इफेक्ट हैं जिनको हम लोग अभी पढ़ेंगे, और ग्रोथ इनहिबिटिंग भी है, जो ये सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये सारे कंसेप्ट्स को शॉर्ट में ही सही, लेकिन किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं। ठीक है, सो चलो, ग्रोथ प्रमोटिंग नेचर भी है और ग्रोथ इनहिबिटोरी इफेक्ट भी है, लेकिन याद रखो जनरल इफेक्ट क्या है? ग्रोथ इनहिबिटरी है। ये तो बहुत स्पेशल केसेस में है, लेकिन जो जनरल इफेक्ट है, वो कैसा है? जनरल इफेक्ट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग में कौन कौन से इफेक्ट ये कर रहा है। तो आप देखो, सेनेसेंस एंड एब्सिशन। ठीक है, मतलब प्लांट को के पार्ट को जल्दी मेच्योर कराना, और प्लांट के पार्ट मेच्योर होके गिर जाना, चाहे वो लीफ हो चाहे वो फ्लावर हो। ठीक है, एक बात याद रखना कि एक्सेस फ्लावर जब गिरते हैं, अगर मान लो प्लांट के पास 100 फ्लावर्स आ गए, एक साथ आ गए, लेकिन प्लांट को 100 फ्लावर्स की जरूरत नहीं है। प्लांट को जरूरत किसकी है? 100 फ्लावर्स की नहीं, रादर लेट अस से 20 की जरूरत है। तो उसमें से 80 फ्लावर्स गिर जाएंगे, उसको बोलते हैं थिनिंग। उसको क्या बोलते हैं? थिनिंग। व्हेन एक्सेस फ्लावर्स और एक्सेस प्लांट पार्ट्स फॉल डाउन, तो इट्स लाइक वेट लॉस फॉर प्लांट।
प्लांट के पास अगर एक्सेसिव फ्लावर्स आ गए जितने की जरूरत नहीं है, तो उसका प्लांट पार्ट वो फॉल कर देगा एक्स्ट्रा फ्लावर्स को, दैट इज कॉल्ड थिनिंग। ठीक है, ये भी अभी आगे आएगा, सो प्लीज बियर विथ मी। सो सेनेसेंस एंड एब्सिशन एक्सेस फ्लावर्स को फॉल करा देता है, कौन? इथाइलिन। सो याद रखो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉलिंग ऑफ एक्सेस फ्लावर्स। जब एक्सेस फ्लावर्स गिर जाते हैं, एक्सेस फ्लावर्स इसलिए गिर रहे हैं ताकि जो बचे हुए फ्लावर्स है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि उतने सारे फ्लावर्स की जरूरत भी नहीं है। तो फॉलिंग ऑफ एक्सेस फ्लावर्स इज नोन एज थिनिंग। क्या बोलते हैं इसको? थिनिंग। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो, सेनेसेंस मतलब वो पार्ट जिसमें मेच्योरिटी आ रही है, और एब्सिशन मतलब वो पार्ट जो फॉल करने वाले हैं, वहां पे इसका इफेक्ट है। मतलब एक ऐसा पार्ट जो अभी फॉल नहीं किया है उसको फॉल करा देगा, कौन? इथाइलिन। एक ऐसा पार्ट जो अनमेच्योर है उसको मेच्योर करा देगा, कौन? तो याद रखना, सेनेसेंस और एब्सिशन ये जनरल नेगेटिव इफेक्ट है ग्रोथ के ऊपर। सो ये ग्रोथ इनहिबिटोरी में मैंने लिखा है। सेनेसेंस इज रिगार्डेड एज इनहिबिटरी इफेक्ट, एब्सिशन इज रिगार्डेड एज इनहिबिटरी इफेक्ट। लेकिन इसको हमेशा आप इस सेंस में लेना कि जो एक्सेस फ्लावर्स हैं उनको इथाइलिन गिराता है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रूट राइपनिंग। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा डिटेल में। फ्रूट राइपनिंग पे आने से पहले इस वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं, पहले ग्रोथ प्रमोटिंग वाले पे बात कर लेते हैं। देखो, ग्रोथ प्रमोटिंग वाला में बहुत से इथाइलिन के फंक्शन है, सो पीस बाय पीस स्लोली इसको कवर करना जरूरी है। तो एक एक को मैं स्लोली समझाता हूं, पहले ग्रोथ प्रमोटिंग पे, और फ्रूट राइपनिंग भी बचा हुआ है। ठीक है, चलो देखो। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपाइकल हुक फॉर्मेशन, ये आपको नहीं आता है जनरली। याद रखो, ये तीनों जो है डाइकॉट सीडलिंग से रिलेटेड है, और इन तीनों को मिला करके हम लोग कभी कभी बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है। अब ये एक एक को मैं फिगरेटिव तरीके से समझाने वाला हूं। तो देखो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग क्या है? सीडलिंग हम लोग बोलते हैं जब सीड से नया प्लांट निकलता है, जुवेनाइल प्लांट, उसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। आई होप आपको ये याद होगा कि सीड के अंदर कॉटलिडन होता है, तो डाइकॉट के केस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो ट्रिपल, ये आप नोटिस करो कि ये तीनों चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी है साथ में लिखी है, और तीनों किसके लिए अप्लाई होता है? डाइकॉट सीडलिंग के लिए। सो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? ये डाइकॉट सीडलिंग में ऑब्जर्व किया जाने वाला एक फिनोमेना है। ठीक है, और ये किसके वजह से होता है? इथाइलिन की वजह से होता है। मान लो ये सीड है, ठीक है। अब जब इससे फॉर एग्जाम्पल एक निकलेगा एपिकोटाइल वाला पार्ट, एक निकलेगा हाइपोकोटाइल वाला पार्ट। ठीक है। सो वेरी कॉमनली क्या होता है कि हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करती है। अभी ये जो सीड है ये सॉइल के अंदर है, मान लो ये सॉइल सरफेस है। क्या है ये? सॉइल सरफेस है। दिस इज सॉइल। अभी सीड सॉइल के अंदर है और उसके बाहर एयर है। ठीक है। सो ऑल द वे थ्रू ये सॉइल सरफेस है। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि सीड ऐसे निकलता होगा, और ये इसका मतलब शूट प्राइमोर्डियम है, मतलब ये वो है जो आगे चल के शूट बनेगा, और ये वो है जो रेडिकल है। वी कैन थिंक दिस एज प्लूमिल एंड रेडिकल, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कैसा होता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि जो सीड है उसमें जनरली हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो करती है ऐसे, और ग्रो करके इस तरह से टेढ़े हो जाती है, मतलब बेंट हो जाती है। अब ये हाइपोकोटाइल ऐसे बेंड कैसे हो रही है, इसको मैं स्टेज वाइज समझा देता हूं। ठीक है। तो देखो क्या होगा। सबसे पहले ये सीड अभी जर्मिनेट नहीं किया है। ठीक है। जब ये जर्मिनेट करेगा तो इसमें एपिकोटाइल बनेगा, हाइपोकोटाइल बनेगा। तो मान लो मैं छोटा सा यहां बना दिया इसको एपिकोटाइल, लेट अस से दिस वन इज एपिकोटाइल। ठीक है, लेट अस से दिस इज एपिकोटाइल। ठीक है, एंड लेट अस से दिस वन इज हाइपोकोटाइल। ये क्या है? हाइपोकोटाइल है। अब इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि जनरली हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा विग्रस होती है स्टार्टिंग में,
रूट एपाइकल मेरिस्टेम जनरली डिवाइड्स फास्टर देन शूट एपाइकल मेरिस्टेम। सो हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करेगा और उस डिवीजन के प्रेशर की वजह से जब इसको सॉइल से इधर उधर से जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए, तो हाइपोकोटाइल के एरिया में इथाइलिन बनने लगता है। क्या बनने लगता है? इथाइलिन। इथाइलिन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो कि डाइकॉट सीडलिंग्स का फीचर है। जब सॉइल के अंदर डाइकॉट का सीड जर्मिनेट करता है, सो एपिकोटाइल भी बनती है और हाइपोकोटाइल भी बनती है। जनरली हाइपोकोटाइल की ग्रोथ तेज होती है। और ध्यान से देखना, हाइपोकोटाइल में ये नेचर होता है, पहली बात, ठीक है, कि ये सिर्फ वर्टिकली ना ग्रो करे। कैसे ना ग्रो करे? सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड ना ग्रो करे, ठीक है। पहला इसमें नेचर होता है कि ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी ग्रो करे। मतलब नोटिस करो कि ये डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा साइडवेज भी जा रहा है, ठीक है। सो ये साइडवेज जाने को, साइडवेज ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। साइडवेज मतलब ये थोड़ा सा जो वर्टिकली डाउनवर्ड ना जाके थोड़ा साइड में जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइडवेज ग्रोथ को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। सो पहला वाला कंसेप्ट तो बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जाएगा, या फिर एपिकोटाइल सीधा वर्टिकली अपवर्ड नहीं जाएगा। दोनों कहां जाएंगे? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा भी बहुत आसान है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। क्या बेटा? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस का मतलब ये होता है कि ये जो हाइपोकोटाइल है, जो पहले बहुत पतला है, ये थोड़ा थिक होने लगेगा। क्या होने लगेगा? थिक होने लगेगा। सो नोटिस करो, नॉट ओनली हाइपोकोटाइल बिकेम थिकर, बट इट ऑल्सो स्टार्टेड टू ग्रो इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। नॉट ओनली इट बिकेम थिकर, थिकर वाले को क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब थिकनिंग ऑफ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब ये सब होने की वजह से लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होता है। ये सब होने की वजह से लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होता है। लास्ट में इंटरेस्टिंग ये होता है कि ये जो हाइपोकोटाइल है, जब ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, तो इसको सॉइल से प्रेशर मिलता है। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनसे प्रेशर मिलता है, इसलिए ये हाइपोकोटाइल बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। सो ध्यान से देखना, ये कॉटलिडन है और ये हाइपोकोटाइल है। नोटिस करो ये कैसे बेंड हो गई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मान लो ये एपिकोटाइल है और ये हाइपोकोटाइल है। सो नोटिस करो हाइपोकोटाइल इस तरह से बेंड हो गई है, ठीक है। हाइपोकोटाइल बेंड हो रही है तो उससे रूट एपाइकल मेरिस्टेम और शूट एपाइकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर की तरफ नोटिस करो कि यहाँ पे मेरिस्टेम नहीं है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। सो एक बार फिर से, सबसे पहले क्या होता है कि सीड में से पहले छोटे छोटे एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल निकलते हैं। फिर जब एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल को इथाइलिन मिलता है, सो इथाइलिन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। मतलब सबसे पहले सीडलिंग वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड ना जाके साइडवेज ग्रो करेगी। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। नेक्स्ट, नंबर 2, वो सीडलिंग का जो एक्सिस है वो थोड़ा स्वेल कर जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। एपिकोटाइल विल बिकम थिकर एंड हाइपोकोटाइल विल आल्सो बिकम थिकर। इसको क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। एंड देन इवेंचुअली क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है कि सॉइल प्रेशर की वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं एपाइकल हुक। एपाइकल हुक फॉर्मेशन। तो नोटिस करो ये बेंट हो गई है। इस बेसिकली एपाइकल हुक कुछ नहीं होता, ये बेंट हाइपोकोटाइल होता है। मतलब बेंट हुआ हुआ हाइपोकोटाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपाइकल हुक बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपाइकल हुक। और एपाइकल हुक वो स्ट्रक्चर होता है जिस जो सारा प्रेशर बियर करता है, जैसे सीड की सीडलिंग बाहर की तरफ सॉइल से बाहर आती है, ठीक है। तो सारा प्रेशर कौन बियर करता है? एपाइकल हुक, ठीक है। सो एपाइकल हुक इज एन इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट structure which is formed during seed germination in dicot seedling. अब इन तीनों के लिए
कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन, इथाइलिन। सो मैं एक बार फाइनली बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ट्रिपल रिस्पॉन्स इज अ क्वालिटी ऑफ डाइकॉट सीडलिंग इन विच what actually happens is during seed germination एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बनने के बाद इथाइलिन जरूरी है 3 काम को करने के लिए। सबसे पहले ये जो सीडलिंग है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो, अगर हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं होगी तो बेंड नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस के लिए वो थिक हो जाए, थिक नहीं होगी तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। एंड नंबर 3 इज एपाइकल हुक फॉर्मेशन। एपाइकल हुक वो स्ट्रक्चर है जो सीडलिंग की ग्रोथ के टाइम पे जो प्रेशर बनता है उसको बियर करता है। इसका मतलब एपाइकल हुक जो है ये, इसके बारे में लिख सकते हैं, ये प्रोटेक्ट्स डेलिकेट एपाइसिस, इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट रूट एंड शूट एपेक्स, रूट एंड शूट एपेक्स, ठीक है। सो रूट एंड शूट एपेक्स को बचाता कौन है, यही एपाइकल हुक बचाता है, ठीक है। तो चलो इथाइलिन के बारे में अभी तक क्या हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले देख लिया कि इथाइलिन कॉजेज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद देख लिया कि इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, इट कॉजेज एपाइकल हुक फॉर्मेशन। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे का थोड़ा सा आसान है। इथाइलिन का ये जो था ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन था ऑब्वियसली। नेक्स्ट इथाइलिन का एक और ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन है, वो ये है कि इथाइलिन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है, मतलब सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। आप देखो यहाँ पे डाइकॉट सीडलिंग में सीड जर्मिनेशन ही तो करा रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के बारे में बात नहीं कर रहा है। डॉर्मेंसी ब्रेक करना हो तो एग्जाम्पल किसका लेंगे, पीनट सीड का। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, डाइकॉट सीड, अगर डाइकॉट सीडलिंग बोले तो उसमें ये तीनों लॉजिक लगाना है, लेकिन पीनट अगर बोले तो उसमें आप ये बोलो कि ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने की बात करें सीड में तो पीनट सीड लेना है। और सिर्फ सीड नहीं, बट डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, इसका मतलब ग्रोथ प्रमोटिंग है। किसके केस में, पोटैटो ट्यूबर्स। आप जानते हो कि पोटैटो के ट्यूबर में छोटे छोटे एक्सिलरी बड्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आईज ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो के जो आईज है या फिर जो एक्सिलरी बड है वो बेसिकली डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डॉर्मेंट बड्स है। उन बड्स में से नया प्लांट निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग के टाइम पे डॉर्मेंसी बड की ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है किसके केस में, पीनट सीड के केस में। बड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है किसके केस में, पोटैटो ट्यूबर्स के केस में। नेक्स्ट, रैपिड पेटियोल एंड इंटरनोड इलोंगेशन इन अंडर वाटर राइस प्लांट। अब ध्यान से सुनना, आप जानते हो कि राइस का प्लांट अंडर वाटर रहता है और स्टार्टिंग में अंडर वाटर ग्रो करता है। राइस का नेचर ऐसा है कि राइस ड्राई सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो नहीं कर पाता, उसको पानी क्या चाहिए, कवर्ड सरफेस चाहिए, सॉइल सरफेस विच इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। सो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि उसको प्लांट को जल्दी से वाटर के बाहर आना है ताकि उसको प्रॉपर लाइट मिल सके, वाटर के बाहर आना है ताकि उसको प्रॉपर एयर मिल सके, ठीक है। सो बिकॉज प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्स लाइट एंड एयर इन द लेटर स्टेजेस, इसलिए जरूरी है कि जर्मिनेट पानी में किया, अर्ली ग्रोथ पानी के अंदर हुई, लेकिन फिर तुरंत प्लांट पानी के बाहर भी आए। सो रैपिड पेटियोल इलोंगेशन मतलब लीफ जल्दी जल्दी इलोंगेट करेगी और इंटरनोड जल्दी जल्दी इलोंगेट करेगी, ठीक है, सो दैट राइस का प्लांट कहां आ जाए, राइज अबव वाटर, राइज अबव वाटर। राइस का प्लांट जल्दी से पानी के ऊपर आना उसको जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि जर्मिनेट करेगा, अर्ली स्टेजेस ग्रो करेगी पानी के अंदर, लेकिन जल्दी से पानी के बाहर आना भी जरूरी है। उसके लिए इसको कौन हेल्प करेगा, इथाइलिन। इन एब्सेंस ऑफ इथाइलिन देयर विल बी नो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन केस ऑफ अंडर वाटर राइस प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। अब याद रखना है कि रूट की जो ग्रोथ है ये ऐसे तो ऑक्सिन का काम है, लेकिन यहां पे इथाइलिन भी ऑक्सिन को असिस्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और रूट हेयर फॉर्मेशन ये तो इथाइलिन का बहुत स्पेसिफिक काम है, क्योंकि रूट हेयर्स अगर नहीं होंगे तो रूट का फंक्शन नहीं हो पाएगा। रूट का फंक्शन क्या है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, उसके लिए क्या चाहिए, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ही तो होते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर्स ही तो होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सो टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर
एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब मैं यहां दो बात बोलूंगा। पहली बात, अगर क्वेश्चन आता है कि रूट फॉर्मेशन में मेन हार्मोन कौन है, रूटिंग हार्मोन कौन है, स्टेम कटिंग में रूटिंग कौन इनिशिएट करता है, तो देन विल गो विथ ऑक्सिन। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, विच मींस रूट मैच्योरेशन में, या फिर आप ऐसे बोलो रूट के फंक्शन, मतलब टू इंक्रीज सरफेस एरिया और टू इंक्रीज नंबर ऑफ रूट हेयर्स, तो रूट को फंक्शनली कौन मैच्योर करता है, रूट में सरफेस एरिया कौन बढ़ाता है, रूट हेयर कौन लाता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू चूज इथाइलिन। तो याद रखो, रूट डेवलपमेंट में बहुत सारे हार्मोन्स का टुगेदर रोल है, लेकिन एक बात याद रखना, रूट हेयर कभी भी आएगा तो क्या चूज करना है, इथाइलिन। और रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग आएगा तो क्या चूज करना है, ऑक्सिन। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वी हैव फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। अब देखो, फ्लावरिंग की जब बात आएगी तो इथाइलिन जो फ्लावरिंग है वो दो प्लांट्स एग्जांपल में दिया है, मैंगो दिया है और पाइनएप्पल दिया है, दोनों दिया है। ठीक है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग इन पाइनएप्पल, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग, इसका मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन मतलब जब सब चीजें साथ में होंगी, सिंक्रोनाइजेशन मतलब एट द सेम टाइम, सब चीजें ऑर्डर में होंगी, सब चीजें अपने हिसाब से होंगी, उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, व्हेन थिंग्स अकर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन किस चीज का, ऑफ फ्रूट सेटिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनएप्पल, लेकिन मुझे इसको समझाना पड़ेगा। देखो, पाइनएप्पल एक खास तरह का फ्रूट है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट। अब जरा ध्यान से सुनना, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे एक फ्लावर रहता है, लेट अस से दिस इज वन फ्लावर। ठीक है, लेट अस से दिस इज वन फ्लावर, और एक फ्लावर से जनरली क्या होता है, एक फ्रूट बन जाता है। सो लेट अस से दिस वन इज वन फ्रूट। ठीक है, इस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं, जो एक फ्लावर से बनता है, इस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वैरायटीज हैं, उस पर मैं डिटेल नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आता है। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस से और मोनोकार्पेलरी से सिंपल फ्रूट बनता है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस से एग्रीगेट फ्रूट बनता है। तो डिटेल नहीं जा रहा है, लेकिन सिंपल करके बता रहे हैं, एक फ्लावर से एक फ्रूट बन गया, जनरली इसको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि कई सारे फ्लावर्स फॉर विच आई कैन ऑब्वियसली यूज क्लोनिंग। ठीक है, तो मैं इसको क्लोन करके बना लेता हूं। ठीक है, सो कभी कभी ऐसा होता कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो बहुत सारे फ्लावर्स की मिल करके बनाते हैं। ठीक है, सो लुक, जैसे यहां पे मैं शो कर दिया, ये दो फ्लावर हो गए। ठीक है, और भी फ्लावर्स जोड़ देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ एक एक्सिस पे ग्रो करते हैं, आपको मालूम है, इसको एक फ्लावर नहीं बोलते, इसको बोलते इसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जस्ट थिंक इट लाइक दिस, जब एक फ्लावर से फ्रूट बनता है, जनरली इन जनरल सेंस उसको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। लेकिन जब कई सारे फ्लावर की कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्रूट बनता है, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज पाइनएप्पल। ठीक है, ऐसा करके पाइनएप्पल। ठीक है, ट्राइंग टू ड्रॉ पाइनएप्पल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट। देखो, सिंक्रोनाइजेशन मतलब सेम टाइम पे एक फ्लावर से जब एक फ्रूट बन रहा है तो ऑब्वियसली सारे वो फ्लावर सेम टाइम पे मैच्योर कर रहा है। लेकिन
अगर कई सारे फ्लावर है और कई सारे फ्लावर से एक फ्रूट बनाना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला फ्लावर मैच्योर हो, ये वाला इमेच्योर हो, ऊपर के फ्लावर मैच्योर हो, नीचे के फ्लावर प्रीमेच्योर हो, ऊपर का फ्लावर प्रीमेच्योर हो, नीचे का मैच्योर हो, क्या ना करना। तो जरूरी यह है कि जब मल्टीपल फ्रूट बनता है, फॉर एग्जाम्पल पाइन, उसमें मल्टीपल फ्लावर्स इन्वॉल्व है, तो जरूरी यह है कि सारा फ्लावर सेम टाइम पे मैच्योर करे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग, मतलब सारे फ्लावर सेम टाइम पे मैच्योर हो। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग, इसका मतलब अगर कुछ फ्लावर प्री मैच्योर होंगे, कुछ मैच्योर होंगे, तो ऐसे केस में प्रॉपर पाइनएप्पल फ्रूट नहीं बनेगा। सो एंड बात यह है कि सारे फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस में जब सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं, तभी कंपोजिट इस तरह का मल्टीपल फ्रूट बन पाता है। और ये फ्रूट बनाने के लिए जो हार्मोन चाहिए इस तरह का, ताकि सारे फ्लावर सेम टाइम पे मैच्योर करें, वो हार्मोन एक्चुअली इथाइलिन है। ठीक है, सो याद रखो, दिस इज नॉट द केस ऑफ पाइनएप्पल। सो व्हाट आई विल डू इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, इसको मैं हटा दे रहा हूं कि ये जो है पाइनएप्पल का केस ही नहीं है, ये तो सिंपल फ्रूट का केस है। बट पाइनएप्पल इज एक्चुअली अ मल्टीपल फ्रूट, जिसमें पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्रूट डेवलप करता है। ठीक है, सो यहां पे आप नोट के फॉर्म में लिख लो, नोट इज, ठीक है, अ मल्टीपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। अ मल्टीपल फ्रूट develops from multiple fruit develops from complete inflorescence। मल्टीपल फ्रूट कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करता है, इसलिए सारे फ्लावर्स को सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है। देयरफॉर देयरफॉर all flowers in the inflorescence, all flowers should mature, all flowers should mature साइमल्टेनियसली, या फिर सिंक्रोनाइज मैनर में, साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो एक बार आखिरी बार, पाइनएप्पल जैसे मल्टीपल फ्रूट में सेम टाइम पे सारे फ्लावर्स मैच्योर हो, उसके लिए कौन सा पीजीआर चाहिए? गैसियस पीजीआर, विच इज इथाइलिन। सो आई होप ये जो पहला पेज है, इस पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले ट्रिपल रिस्पॉन्स इन डाइकॉट सीडलिंग, जिसमें डाइकॉट सीडलिंग हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, थिक हो जाती है, और उसके अंदर एक एपाइकल हुक बनता है जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जो डेलिकेट मेरिस्टम्स को बचाता है। नाउ सीड डोरमेंसी किस में ब्रेक होता है? पीनट सीड में। बट डोरमेंसी किस में ब्रेक होता है? पोटैटो ट्यूबर में। तो ये दोनों ही केस में ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट, रैपिड पेटियोल इलोंगेशन। अब ये इंटरनोड इलोंगेशन गिबरेलिक एसिड के साथ मिलता है, लेकिन याद रखो कि राइस में अगर पूछे तो आपको इंटरनोड इलोंगेशन किसको चूज करना है? इथाइलिन। लेकिन अगर शुगर केन में पूछे तो किसको चूज करना है? इंटरनोड इलोंगेशन, गिबरेलिक एसिड। यू नो दैट, एंड आई होप कि यू आर पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन में मार्क्स जाते हैं। नेक्स्ट, रूट ग्रोथ, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग पूछे तो क्या चूज करना है? ऑक्सिन। लेकिन अगर रूट हेयर फॉर्मेशन पूछे, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाला पूछे, तो क्या चूज करना है? गैसियस पीजीआर, एथिलीन। नेक्स्ट, फ्लावरिंग पूछे, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो उसके दो हैं, ऑक्सिन भी है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और इथाइलिन भी है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग पूछे तो उस केस में सिर्फ एक ही है, इथाइलिन। तो कौन सा है जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग करता है? इथाइलिन। सो ये हो गए ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज, ये है ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, सीनेसेंस, एब्सिशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। नेक्स्ट, लास्ट में आया फ्रूट राइपनिंग, इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, सो फ्रूट राइपनिंग आप समझो। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग क्या है? देखो, जब फ्रूट राइपन होता है तो जल जनरली आपने देखा होगा कच्चे फ्रूट जो होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जनरली फूड जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है, वैसा होता है, शुगर फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन जब फ्रूट पक जाते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शुगर्स बन जाते हैं जनरली।
So our unripe mango is not sweet, but a ripe mango is sweet. Unripe banana is not sweet, but ripened banana is sweet. So which means कि फ्रूट राइपनिंग का लेना देना हाइड्रोलिसिस से है और रेस्पिरेशन से है, ठीक है। सो याद रखो, फ्रूट राइपनिंग इज बेसिकली कैन बी अंडरस्टूड बाय अंडरस्टैंडिंग बाय जजिंग इट बाय रेस्पिरेशन। सो होता क्या है कि हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखा जाता है, हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखा जाता है दो दो जगहों पे देखा जाता है। नंबर वन, जब सीड जर्मिनेट कर रहा है उस वक्त, और नंबर टू, जब फ्रूट राइपन हो रहा है उस वक्त। सो कैन यू नेम टू टाइम्स when there is one of the highest rates of respiration in plant? Number one, during seed germination, rate of respiration is very high, and also during ripening of fruit, rate of respiration is very high, ठीक है। so rate of respiration is a marker to understand fruit ripening. फ्रूट राइपनिंग में हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिटोरी क्लाइमैक्टिक। क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्टिक, ठीक है ना। अब मैं दो वर्ड यहां पे बस समझाना चाहता हूं टू हैव नो कंफ्यूजन अबाउट इट। एक वर्ड है क्लाइमेटिक और दूसरा वर्ड है क्लाइमैक्टिक, ठीक है। जस्ट पॉज दिस वीडियो और डू समथिंग, थिंक अबाउट इट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक? जस्ट ट्राई टू थिंक एट योर ओन लेवल वंस। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है, मैं बता देता हूं क्या डिफरेंस है। क्लाइमेटिक का लेना देना क्लाइमेट से है। किससे है? क्लाइमेट से है, या ऐसे बोलो वेदर से है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इससे है। और क्लाइमैक्टिक का लेना देना क्लाइमैक्स से है। किससे है? क्लाइमैक्स से है। क्लाइमैक्स मतलब होता है किसी चीज का हाईएस्ट, उसको क्या बोलते हैं? उस चीज का क्लाइमैक्स, ठीक है। सो क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। किस चीज की हाईएस्ट इन्फ्लुएंस, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स, ठीक है। सो क्लाइमैक्टिक बेसिकली डज नॉट मीन्स क्लाइमेटिक। क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है हाईएस्ट, और रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो जस्ट सी फॉर योरसेल्फ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्टिक मतलब क्लाइमैक्स, मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो एक बार पैराग्राफ को भी मैं पढ़ देता हूं। इथाइलिन इज सिंपल गैसियस पीजीआर। कहां बनता है? ज्यादा क्वांटिटी में बनता है ऐसे टिश्यूज में जिसमें सेनेसेंस और राइपनिंग हो रही है। नेक्स्ट, इथाइलिन का इन्फ्लुएंस प्लांट में पहला तो ट्रिपल रिस्पॉन्स इन डाइकॉट सीडलिंग। क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस एंड अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स इन डाइकॉट सीडलिंग। नेक्स्ट, इथाइल, अच्छा इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट सीडलिंग में, इन अदर वर्ड्स ट्रिपल रिस्पॉन्स में, इथाइलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पीजीआर। नेक्स्ट, इथाइलिन प्रोमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। मैंने बताया कि जब एक्सेस फ्लावर प्लांट शेड ऑफ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थिनिंग। सो थिनिंग मीन्स जब एक्स्ट्रा मोर देन रिक्वायर्ड फ्लावर्स जब शेड ऑफ हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? थिनिंग। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो कौन सा हार्मोन है जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है फ्रूट राइपनिंग के समय पे? उसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन, और फिनोमेना को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। कैन यू नेम टू थिंग्स और टू प्लांट पार्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन है? नंबर वन, ऐसे फ्रूट्स जिसमें राइपनिंग हो रही है, और नंबर टू, ऐसा सीड जिसके अंदर जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी ब्रेक किसमें कर रहा है? जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। और बड डोरमेंसी किसमें ब्रेक कर रहा है? स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। देखो ना। नेक्स्ट, इथाइलिन promotes causes rapid elongation of petiole and internode in deep water sea plant, rice plant, not sea plant, rice plant। उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे जल्दी से प्लांट बाहर आएगा, उसको लाइट मिलेगी और गैसेस मिलेंगी एटमॉस्फेयर वाली। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द लीफ एंड अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर विच इज रिक्वायर्ड। तो शुरू में राइस को
सबमर्ज कंडीशन चाहिए, लेकिन बाद में उसको जल्दी से बाहर भी आना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ राइस। नेक्स्ट, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping the plants to increase surface area for absorption. Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapple. Notice the word synchronizing, मतलब सारे flowers inflorescence के same time पे मेच्योर होंगे, ठीक है। और फ्लावरिंग तो मैंगो में भी होता है। इथाइलिन इतने सारे काम करता है, इसलिए इथाइलिन इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसे कि ऑक्सिन के बारे में लिखा है कि ऑक्सिन बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन स्टेम कटिंग इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सेम इज ट्रू फॉर इथाइलिन। Ethylene is also, along with auxin, one of the most widely used plant growth regulators. So, दो widely used plant growth regulators कौन है, जो बहुत ज्यादा मार्केट में कॉमनली यूज होते हैं, वो कौन है? नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 इथाइलिन, ठीक है। अब देखो, इथाइलिन को इथाइलिन के फॉर्म में तो यूज नहीं करते हैं एज अ हार्मोन, रादर इथाइलिन को हम लोग यूज करते हैं दूसरे केमिकल के फॉर्म में। उस केमिकल का नाम है एथफॉन, ठीक है। सो एक केमिकल होता है, उसके बारे में बता दे रहा हूं। दैट केमिकल इज नथिंग बट CH2, CH2, ठीक है। दिस इज व्हाट, फॉस्फोरिल एंड Cl। इस केमिकल के एक्वस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एथफॉन। सो नोटिस करो, ये केमिकल है, इसमें क्लोरीन और फॉस्फेट का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब बचेगा क्या? CH2, CH2, इथाइलिन। सो ये एथेफॉन हम लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन को, जिसके अंदर इस कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये प्लांट के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इस चीज को पानी में मिला के प्लांट को दोगे, सो प्लांट में क्या हो जाएगा? इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फास्ट ट्रांसलोकेशन, मतलब जल्दी से वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाएगा। फास्ट ट्रांसलोकेशन, जल्दी से चला जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो कंपाउंड है, ये इथाइलिन को स्लोली रिलीज करेगा। आप याद रखना कि इथाइलिन हार्मोन है, और हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं चाहिए होते। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बिकॉज हार्मोन्स आर नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। हार्मोन कोई फूड नहीं है। हार्मोन एक्चुअली एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ सिग्नल के लिए चाहिए। तो हार्मोन कैसा रिलीज होना चाहिए? स्लोली रिलीज होना चाहिए। सो आइडिया ये है कि एथेफॉन इज एक्वस सोल्यूशन of a compound which has tendency to be absorbed fastly, translocated easily, and also release ethylene slowly. तो होता क्या है कि ये धीरे धीरे फॉस्फोरिल और क्लोराइड जो है एलिमिनेट होके इथाइलिन को स्लोली रिलीज करता रहता है, ये प्लांट टिश्यू के अंदर जाने के बाद। याद रखना, प्लांट को अंदर से और स्लोली स्लोली इथाइलिन चाहिए। प्लांट में जब नेचुरली इथाइलिन बनती है, सो वो स्लोली स्लोली निकलती है, और वो प्लांट के पार्ट में डिफ्यूज पैटर्न में निकलती है, मतलब हर जगह से निकलती है। अगर उसको रेप्लिकेट करना है तो एथेफॉन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इथाइलिन देंगे तो पहली बात, लो क्वांटिटी में इथाइलिन अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी तो जरूरी है। सिर्फ फ्रूट को बाहर से पकाना है या अंदर भी पकाना है? अगर सिर्फ इथाइलिन देंगे तो बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन याद रखो, एब्जॉर्प्शन जरूरी है। एथेफॉन देंगे तो वो अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और इथाइलिन अंदर से निकलेगी, और राइपनिंग इनसाइड आउट होगी, विच इज रिक्वायर्ड। So basic idea is ethephon is aqueous solution of this chemical which gets readily absorbed, easily translocated within the plant body and releases ethylene slowly, which is required for ripening of fruits and other processes. अब ये क्या क्या करता है, ये जो केमिकल है, ये क्या क्या करता है, यहां मैंने लिख दिया है। सबसे पहले, इट फास्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स। और भी फ्रूट्स हैं जिनकी राइपनिंग कराता है, एनसीईआरटी में दो का नाम लिखा है, टोमेटोज एंड एप्पल्स। तो एथेफॉन के बारे में लिखा है, इथाइलिन के बारे में नहीं लिखा है, एथेफॉन के बारे में लिखा है। ऑब्वियसली एथेफॉन से इथाइलिन ही निकल रही है, लेकिन एथेफॉन के रिस्पेक्ट में लिखा है। याद रखना, एथेफॉन का जो कमर्शियल यूज है वो ये है कि इट इज यूज्ड इन फ्रूट राइपनिंग इन केस ऑफ टोमेटोज एंड एप्पल। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। याद रखना कि एथेफॉन जब दिया जाता है, सो एक्स्ट्रा फ्लावर्स गिर जाते हैं,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। यू कैन थिंक कि एक्स्ट्रा फ्लावर्स नहीं चाहिए कॉटन में और चेरी में और वॉलनट में। एक्स्ट्रा फ्लावर्स, ये तीन का नाम याद रखना। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट बेसिकली मीन्स कि इन प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा बेसिकली फ्लावर्स हैं, एक्स्ट्रा फ्रूट्स हैं, वो गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिमेनिंग है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? थिनिंग। और नेक्स्ट, एथोफॉन जब दिया जाता है कुकुम्बर को, तो उस केस में उसमें फीमेल फ्लावर्स आते हैं। और ऑब्वियसली क्यूक्यूम्बर्स में फीमेल फ्लावर आने जरूरी है क्योंकि क्यूक्यूम्बर्स में जनरली कंडीशन होती है कि फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बिकॉज क्यूक्यूम्बर हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो मेल फ्लावर के अंदर तो ओवरी ही नहीं है, सो मेल फ्लावर में फ्रूट ही नहीं बनेगा। लेकिन फीमेल फ्लावर अगर है तो उसके अंदर फ्रूट बनेगा। सो बेसिकली क्यूक्यूम्बर में, एज फॉर ह्यूमंस, क्यूकुम्बर्स में क्या जरूरी है? फीमेल फ्लावर्स, क्योंकि फीमेल फ्लावर आएंगे उसी में फ्रूटिंग होगी। सो क्यूकुम्बर इस में याद रखना फीमेलनेस जरूरी है, फीमेल फ्लावर जरूरी है। और फीमेल फ्लावर क्यों जरूरी है? फ्रूटिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, और याद रखना कि यहाँ पे कैसे फ्लावर होते हैं क्यूक्यूम्बर में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स में फ्रूट नहीं बनता है, फीमेल फ्लावर्स में फ्रूट बनता है। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स are present in cucumber. Therefore, male flowers do not contribute to fruit setting, and therefore female flowers should be higher in number. Female flowers ज्यादा फ्रूट बनाने के लिए चाहिए, और फीमेलनेस प्रमोट करने के लिए कौन है? इथाइलिन इन द फॉर्म ऑफ एथेफॉन। सो एक बार आखिरी बार, एथेफॉन एक एक्वस सोल्यूशन है केमिकल का, जो प्लांट में फास्टली एब्जॉर्ब होके, ट्रांसलोकेट होके स्लोली इथाइलिन को रिलीज करता है। तो एब्जॉर्प्शन इज क्विक बट द रिलीज इज डिफ्यूज्ड एंड स्लो। उसके वजह से फास्ट राइपनिंग होती है इनसाइड आउट टोमेटो की, एप्पल की, और थिनिंग होती है कॉटन चेरी की। ये भी, दिस इज ऑल्सो समथिंग हेल्दी। ठीक है, और फीमेलनेस प्रमोट होती है किसमें? क्यूक्यूम्बर में। तो ये तीन इफेक्ट है। अब हर इफेक्ट के डिटेल में जाना है कि फीमेलनेस कैसे प्रमोट होती है, दैट विल टेक अस टू सम अदर डिस्कशन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है पीजीडी में समरी से पहले, विच इज दिस पैराग्राफ। आप याद रखो, इसको मैं रीड कर रहा हूं, वर्ड्स को समझा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को खत्म करते हुए एक छोटा सा समरी के तौर पे इसको डिस्क्राइब किया है पीजीआरस के रिस्पेक्ट में। वी मे डिस्क्राइब दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, प्लांट के हर ग्रोथ के फेज में, चाहे जुवेनाइल हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो, ठीक है, चाहे वो सीडलिंग वाला हो, चाहे वो मेच्योर प्लांट हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो नॉन रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो, तो एवरी फेज ऑफ ग्रोथ में प्लांट के डिफरेंशिएशन लगता है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है। वन और द अदर पीजीआर हैज सम रोल टू प्ले। तो आप याद रखो कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उससे अगर पीजीआरस निकाल लो, सो प्लांट में ये जो स्ट्रक्चर बनना है, ये जो प्लास्टिसिटी है, ये सब नहीं हो पाएगा। सो द बेसिस फॉर ऑल द चेंजेस एंड adaptations we see in plant, whether it is stem elongation or it is flowering or is it something else, इन सब चीज का बेसिस जो है, जो गेम है, वो एक्चुअली पीजीआरस है। सो पीजीआरस वो केमिकल हैं जो प्लांट डेवलपमेंट को इंट्रिंसिकली रेगुलेट करते हैं। बाय द वे, प्लांट की जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। एन एप्पल प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैंगो प्लांट बिकॉज एप्पल प्लांट हैज डिफरेंट जीन्स व्हेन कंपेयर टू मैंगो प्लांट्स। ठीक है, और तो और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्ट उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर, याद करो मैंने पहले बताया, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर कौन है? पीजीआरस। इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर कौन है? जीन्स, डीएनए। ठीक है, और ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने पढ़े। उसमें से न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, ग्रेविटी है, ये सब एक्सट्रिंसिक है, टेम्परेचर है। लेकिन इंट्रिंसिक में, इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट, द जीन पूल ऑफ प्लांट। और इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक कौन है? वो यहाँ पे पीजीआरस है। ठीक है, तो जो पीजीआरस का जो रोल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, मतलब एक पीजीआर दूसरे पीजीआर को असिस्ट कर सकता है काम पूरा करने में। अब इसका एग्जांपल आप सोचो ना, कि एक पीजीआर दूसरे पीजीआर को असिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, फ्लावरिंग, अच्छा, रूट के इनिशिएशन में ऑक्सिन है, लेकिन रूट के हेयर फॉर्मेशन में इथाइलिन है। रूट इनिशिएशन विदाउट रूट हेयर फॉर्मेशन इज यूजलेस,
सो याद रखना कि इनका रोल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक पीजीआर का काम दूसरे पीजीआर के काम को असिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट है, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। एंटागोनिज्म में याद रखो, एपाइकल डोमिनेंस में एंटागोनिस्टिक कौन है, ऑक्सिन promotes apical dominance and cytokinins they inhibit apical dominance because they favor lateral growth and shoot adventitious shoot formation। ठीक है, उसी तरह से सीड जर्मिनेशन में एंटागोनिस्टिक कौन है, सीड जर्मिनेशन में गिबरेलिक एसिड इज प्रो जर्मिनेशन एंड एब्सिसिक एसिड इज प्रो डॉर्मेंसी। इसका मतलब जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी विच आर अपोजिट क्वालिटीज ऑफ अ सीड स्टेटस। तो सीड के लिए एब्सिसिक एसिड और गिबरेलिक एसिड का काम कैसा है, एंटागोनिस्टिक है। नेक्स्ट, दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब फॉर एग्जांपल शुगर केन में इंटरनोड इलोंगेशन गिबरेलिक एसिड अकेला अपने दम पे कर रहा है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। पाइनएप्पल में फ्रूट सेटिंग के सिंक्रोनाइजेशन में इथाइलिन अपने दम पे कर रहा है, उसको किसी और दूसरे पीजीआर की जरूरत नहीं चाहिए। तो जब एक पीजीआर अपने से कोई काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक। और जब दो पीजीआर मिल के करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक को हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब जब दो चीजें सेम काम कर रही हैं, एक कोई वेट, एक पर्सन कोई वेट उठा रहा है तो दूसरा भी वही वेट उठा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सिनर्जिस्टिक। ठीक है, तो याद रखो सिनर्जिस्टिक का मतलब है दो चीजें जब एकदम सेम काम कर रही है उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ये ऑक्सिन भी करा रहा है और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इथाइलिन भी करा रहा है, सो दे आर सिनर्जिस्टिक। सेल डिवीजन को ऑक्सिन भी प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन को जियाटिन मतलब साइटोकाइनिन भी प्रमोट कर रहा है, तो वो भी क्या है, सिनर्जिस्टिक। सो जब दो काम एकदम सेम काम पे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक मतलब सप्लीमेंट्री। और अगर एक काम अलग अलग हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है, ऐसा यूनिक काम जो दूसरा कोई नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एपाइकल हुक फॉर्मेशन इन इथाइलिन इन डाइकॉट सीडलिंग, वो क्या हो गया, इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब यूनिक और सिनर्जिस्टिक मतलब सप्लीमेंट्री, सेम। ठीक है, दो हार्मोन जब सेम काम कर रहे हैं तो सिनर्जिस्टिक, कोई अलग ही यूनिक काम कर रहा है कोई हार्मोन तो इंडिविजुअलिस्टिक। एक दूसरे के काम को करने में हेल्प कर रहा है लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे कि एक रूट इनिशिएट कर रहा है और दूसरा इनिशिएशन के बाद हेयर ला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री अलग है और सप्लीमेंट्री अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरैक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। तो डोरमेंसी मैंने बता दिया, एब्सिसिक एसिड और गिबरेलिक एसिड। बट एब्सिशन सेनेसेंस याद है, गिबरेलिक एसिड सेनेसेंस को डिले कर रहा है, लीव सेनेसेंस को साइटोकाइनिन डिले कर रहा है। ठीक है, लेकिन सेनेसेंस को एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जनरली प्रमोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस में दो हार्मोन कौन कौन से याद है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है कि इंट्रिंसिक कंट्रोल में दो आते, इंटरसेलुलर जिसको बोलते हैं पीजीआर और इंट्रासेलुलर जिसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। सो अलोंग विद जीनोमिक मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, पीजीआर भी क्या है, इंट्रिंसिक है। और जीनोमिक के साथ साथ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का एग्जांपल क्या है, पीजीआर। पीजीआर और जीन्स इंट्रिंसिक हैं और एक्सट्रिंसिक में कौन कौन आता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, और बहुत सी चीजें आती हैं। कुछ इवेंट्स के बारे में यहाँ लिखा है जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी रेगुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग। तो प्लांट को अगर लाइट नहीं मिलती प्रॉपर ड्यूरेशन में तो वो फ्लावर नहीं करता है। लाइट डिपेंडेंस ऑन फ्लावरिंग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो पेरियोडिज्म। डॉर्मेंसी आप समझते हो, जब लाइट मिलती है तब सीड जो है जर्मिनेट करता है, उसको बोलते हैं फोटोब्लास्टी। अब ये सब वर्ड नीट एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन एक वर्ड है जो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, वो वर्ड है वर्नलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है तो इस वर्ड को मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, शॉर्ट में ही बताऊंगा, वर्नलाइजेशन। लेट्स टॉक व्हाट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, ठीक है, तो वर्नलाइजेशन का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन फ्लावरिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावरिंग।
टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावरिंग, आई शुड राइट टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावरिंग, ठीक है। सो कुछ प्लांट होते हैं वो तभी फ्लावर करते हैं जब उनको क्या मिले, लो टेम्परेचर। क्या मिले, लो टेम्परेचर, मतलब कोल्ड पीरियड जिसको आप बोल सकते हो, क्या मिले, कोल्ड पीरियड। सो इफ देयर आर सम प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स ओनली इफ देर इज एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर, अगर ठंडा मिले तभी फ्लावर करेंगे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है। उसके एग्जांपल है, हम लोग उसमें है, वहां पे दिया हुआ है सम वेराइटीज ऑफ वीट बार्ले एंड राई, तो उसमें नहीं जा रहे। लेकिन याद रखो वर्नलाइजेशन बेसिकली मींस लो टेम्परेचर पे जब फ्लावरिंग डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, ठीक है। फोटोब्लास्टी क्या होता है, फोटोब्लास्टी, फोटोब्लास्टी बेसिकली मींस कि सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन लाइट, सीड जर्मिनेशन डिपेंडेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन, डिपेंडेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन ऑन एक्सपोजर टू लाइट। इसका मतलब लाइट मिलेगी तभी सीड जर्मिनेट करेगा, ऑन एक्सपोजर टू लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, फोटोब्लास्टी। नेक्स्ट एक और लिख लो, फाइनल चैप्टर का आखिरी, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है एक गिवन टाइम तक लाइट मिलेगी तभी फ्लावर आएंगे। इसका मतलब डिपेंडेंस ऑफ फ्लावरिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट और डार्कनेस, उसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। सो फोटो पीरियोडिज्म वो फेनोमेना है व्हेन पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट, सिर्फ लाइट नहीं और डार्कनेस, जब लाइट और डार्कनेस का पीरियड गवर्न करे, गवर्न्स फ्लावरिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। सो एक बार आखिरी बार ओरली शॉर्ट में बता रहे हैं, वर्नलाइजेशन का मतलब ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, कोल्ड टेम्परेचर तभी फ्लावर आएंगे वरना नहीं आएंगे। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन फ्लावरिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। टेम्परेचर हो गया, लेकिन लाइट डिपेंडेंट जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं फोटोब्लास्टी, ये भी देखा जाता है। तो ये सारे केसेस में लास्ट वाला देखो क्या है, फोटो पीरियोडिज्म। इसमें जब पर्टिकुलर पीरियड लाइट का मिलेगा कि दिन में 10 घंटा लाइट मिलेगी तभी फूल आएंगे वरना फूल ही नहीं आएंगे, या फिर कुछ केसेस में दिन में 10 घंटा डार्कनेस रहेगी तभी फ्लावर आएंगे वरना फ्लावर नहीं आएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। इसके बेसिस पे कुछ प्लांट्स के नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू लाइट चाहिए। मतलब ऐसा प्लांट जो बोले कि मुझे दिन में 10 घंटे लाइट दे दो तो मैं फ्लावर कर दूंगा, मतलब उनको लाइट के एक्सपोजर से मतलब है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट से मतलब नहीं है, उनको डार्कनेस से मतलब है। इट्स लाइक सेइंग कि मुझे दिन में 8 घंटे का अंधेरा दे दो, देन ओनली आई विल फ्लावर। जब कंडीशन डार्कनेस पे डिफाइंड हो कि इतना देर डार्कनेस चाहिए ही चाहिए फ्लावर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। व्हेन फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन गिवन मतलब पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्कनेस, देन सच अ प्लांट इज कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनको चाहे दिन मिले चाहे रात मिले, मतलब उनका ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर से फ्लावरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल रोज प्लांट, जिसको गिवन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए कि मुझे दिन में 12 घंटे लाइट चाहिए तभी मैं फ्लावर करूंगा ना, फ्लावर ही नहीं करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट। जिनको लाइट के ड्यूरेशन से मतलब है, लॉन्ग डे प्लांट्स। जिनको डार्कनेस के ड्यूरेशन से मतलब है, लाइट हो चाहे ना हो, डार्कनेस के ड्यूरेशन से मतलब है, उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। और जिनको कोई फिक्स पैटर्न नहीं शो करते, चाहे लाइट मिले
n आवर्स की, चाहे डार्कनेस मिले n आवर्स की, चाहे इंटरमिटेंट मिले, चाहे कोई भी कंडीशन हो लाइट की ड्यूरेशन की या डार्कनेस की ड्यूरेशन की, इरेगुलर फ्लावरिंग पैटर्न शो करें, दे आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट और पीरियड ऑफ डार्कनेस। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप एक बार रिवाइज करो, आज ही रिवाइज करो, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक बार आप दूसरे एंगल से देखो कि इस चैप्टर में बाकी प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में किस तरह का डिफरेंस है। What I suggest you is to keep revising this chapter every 40 days or so। तो हर महीना, डेढ़ महीना पे ये चैप्टर आप रिवाइज करते चलो, क्योंकि इसमें याद करने का है। If you let go for enough number of days, you are very likely to forget। You are not likely to forget photosynthesis और respiration अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि उसमें कंसेप्ट है, मॉलिक्यूल से दिख जाता है, लेकिन इसमें याद करने का ज्यादा है। So my suggestion is notes and solving questions is the key in this chapter, and keep revising every month or so। Thank you so much for watching। I'll see you in the coming chapters।